चलें कंटिन्यू करते हैं। बीच में दोबारा से इंटरनेट का इशू हुआ था जिस वजह से डिस्कनेक्ट हुआ। जो पॉइंट मैंने लास्ट बताया था, एक बच्चे ने कहा इसको रिपीट कर दें, -40 वाला। तो याद रखिएगा कि 40 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल नहीं होता। ये चीज़ आपने प्रूव भी की कि आपने जब 40 डिग्री सेल्सियस को सॉल्व किया तो 40 डिग्री सेल्सियस सॉल्व करने से जो आपका आंसर आया वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आया। लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चन को 40 की जगह -40 के लिए करोगे तो आपका आंसर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो -40 वो टेम्परेचर होता है जहां सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल होते हैं, लेकिन 40 पर आपका सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल नहीं होता है। ये बात याद रखनी है। दूसरी तरफ मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा था वो टेम्परेचर के चेंज से रिलेटेड पूछा था कि चेंज अगर आपके पास 180 डिग्री फ़ारेनहाइट हो तो सेल्सियस में कितना होगा। तो उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आया, 100 आया। तो चेंज के लिए फार्मूला कुछ और है और टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का जो फार्मूला होगा वो कुछ और होगा। -72 डिग्री फ़ारेनहाइट तो किसी का भी चेंज नहीं आएगा। आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? ये तो मैंने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा ही कोई नहीं ऐसा जिसका 72 आंसर आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेम्परेचर के स्केल्स के बारे में। देखिए ये तो फार्मूलाज वो हो गए जो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे और आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है। कुछ टेम्परेचर ऐसे हैं जो डायरेक्ट आपको याद रखने हैं कि अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप उनको डायरेक्ट उसका आंसर दे सकें। तो बात करते हैं टेम्परेचर स्केल्स की, और जो मेनली हम स्केल्स की बात करेंगे वो यही 3 स्केल्स होंगे, सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा और केल्विन होगा। केल्विन स्केल को थर्मोडायनेमिक स्केल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अब स्केल कौन कौन सा है हमारे पास? फ़ारेनहाइट है, हमारे पास सेल्सियस है और केल्विन है। स्टार्ट करते हैं एक रेफरेंस लेकर, और वो रेफरेंस मैं ले लेता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस। कि जब आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या वैल्यू आएगी और केल्विन में क्या आएगी। देखिए केल्विन फाइंड करने के लिए 273.15 ऐड होता है, तो ये 273.15 केल्विन आ जाएगा। और फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू जो होती है वो आपके पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस पॉइंट को बोला क्या जाता है? इस पॉइंट को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के अलावा इसको आइस पॉइंट ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और इसके अलावा इसको क्या बोलते हैं? इसको आइस पॉइंट ऑफ वाटर का नाम देते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर जो यहां मैं मेंशन करता हूं वो 100 डिग्री सेल्सियस। अब 100 डिग्री सेल्सियस आप लोग जानते हैं कि क्या चीज होती है। 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। केल्विन कितना होगा? ये 373.15 केल्विन होगा, और फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। और इस पॉइंट का नाम क्या है? इस पॉइंट का नाम एक तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के अलावा इसको स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर का नाम दिया जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, या फिर इसको क्या नाम देते हैं? स्टीम पॉइंट ऑफ वाटर का। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर हमारे पास 0 केल्विन हो तो इसे क्या कहेंगे? टेम्परेचर हमारे पास अगर 0 केल्विन हो, इसे आप एब्सोल्यूट 0 का नाम देते हो। तो 0 केल्विन आपका एब्सोल्यूट 0 है। इसमें सेल्सियस कितना होगा? ये -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू -460 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी। तो ये आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू फ़ारेनहाइट स्केल में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट स्केल में ये वैल्यू क्या होती है। इसका नाम मैंने आपको क्या बताया? इसका नाम है एब्सोल्यूट 0। नेक्स्ट पॉइंट, आपका फ़ारेनहाइट जब 0 होता है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है, लेकिन हमें कन्वर्जन पता होनी चाहिए कि जब फ़ारेनहाइट हमारे पास 0 होगा तो सेल्सियस में ये -18 डिग्री सेल्सियस होगा, और जब इसमें 273.15 ऐड करेंगे तो ये 255.15 केल्विन आता है। क्लियर है यहां तक? फिर एक पॉइंट जो भी हमने लास्ट पढ़ा -40 वाला, कि -40 पे फ़ारेनहाइट और -40 पे आपके पास सेल्सियस की वैल्यू क्या होती है? वो सेम होती है, और इसमें 273.15 ऐड करोगे तो 233.15 केल्विन आएगा। ऊपर की तरफ चलते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जो टेम्परेचर आपको याद रखना है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस हम लेते हैं नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर होता है। इस पे अगर आप केल्विन को देखोगे तो केल्विन 298.15 केल्विन आएगा, और सेल्सियस कितना होता है?
वो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और ये क्या है, ये आपका नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। इसके ऊपर वैल्यू जो आपको याद रखनी है, दैट इज जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है, और नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर सेल्सियस में दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में ये कितना होता है, दैट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये लिविंग बॉडी का है, ये हमारे पास क्या है, लिविंग बॉडी का। और आपके पास यहां पर केल्विन में अगर बात करते हैं तो केल्विन में ये कितना आता है, केल्विन में ये 310.15 केल्विन है। तो ये आपका ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है। अब मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया था कि ये लिविंग बॉडी का टेम्परेचर है। देखिए हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म सिस्टम है जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर्स को डिफरेंट आपके पास प्रोसेस के थ्रू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू मेंटेन करता है। ये टेम्परेचर तब तक मेंटेन हमारे पास रहता है, जब टेम्परेचर डिफरेंस तब तक मेंटेन रहता है जब तक हम जिंदा हैं। जब हम मर जाते हैं तो डेड बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो याद रखिएगा वो रूम टेम्परेचर के इक्वल होता है। तो ऐसा एमसीक्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो डेड बॉडी है उसके टेम्परेचर के हवाले से, तो डेड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो वही टेम्परेचर होगा जहां पर उसको रखा जाएगा। अगर रूम में रखा गया तो वो रूम टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगी। अगर उसको किसी सर्द खाने में रखा गया तो वहां पर उसका जो टेम्परेचर होगा उस पॉइंट के ऊपर वो उसके इक्वल आ जाएगा। तो डेड बॉडी का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के इक्वल आ जाता है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। इसके अलावा जो वैल्यू आपको याद रखनी है और इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सा पॉइंट है जहां फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल होते हैं। तो जिस पॉइंट पे फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल होते हैं दैट इज 574.6, ये वो पॉइंट है जहां पर फ़ारेनहाइट और केल्विन इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, वो सेम होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि 574.6 के ऊपर आपके पास सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी, तो क्या आप आंसर दोगे? 574.6 के ऊपर आपके पास सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी? जी माइनस करके बताएं आंसर क्या आएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा सॉल्व कैसे करना है। इसका मुझे आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा? 273.15 को सेपरेट करें तो इसका आंसर आएगा 301.45। बिल्कुल 301 भी ठीक है, इतना भी काफ़ी है। 301.45 ये आपके पास वैल्यू है जहां पर फ़ारेनहाइट और केल्विन की जो वैल्यूज़ हैं ये सेम है। एक पॉइंट और यहाँ पर जो आपने याद रखना है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखिए एक है 273.15 और एक है 273.16। एक टेम्परेचर 273.15 केल्विन है और एक टेम्परेचर आपका 273.16 है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो 273.16 होता है ये आपके पास कहलाता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। और ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट है जहां वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेम नहीं हो सकता, इसलिए 273.16 को आपने 273.15 के इक्वल कभी नहीं कहना। इस पॉइंट के ऊपर आपके पास सेल्सियस की वैल्यू क्या आती है, दैट इज 0.01 डिग्री सेल्सियस, और जो आपके पास फ़ारेनहाइट में वैल्यू आती है दैट इज 32.018 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये आपके पास ओवरऑल वो वैल्यूज़ हैं जिनको मैं हमेशा ये कहता हूं कि इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है, ना कि आप इनको कन्वर्ट करें। 2-3 दफ़ा आप इसको ज़ुबानी लिखेंगे तो आपको ये वैल्यूज़ याद हो जाती हैं, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उनको डायरेक्ट कर सकें। क्लियर? मैं ऊपर बता चुका हूं कि पॉजिटिव 40 पे इक्वल नहीं होता, नेगेटिव 40 पे इक्वल होता है। मुबशिर एफएससी पढ़ें प्रॉपरली, फिर आपको पता चलेगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। फिर आपको आइडिया होगा कि क्यों 0.01 पे तीनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं।
एक ही टाइम के ऊपर आइस भी होती है, आइस वाटर में कन्वर्ट भी होता है, और उसके ऊपर कंडेंस वेपर्स भी होते हैं। ये उसी तरह से है कि जैसे आप घर में जो फ्रीज़र है वहाँ पर आप वाटर को रखते हो आइस में कन्वर्ट करने के लिए, और पूरी तरह वो वाटर आइस में कन्वर्ट नहीं होता, आप उसको निकाल लेते हो, तो आप देखो कि वहाँ पर आइस भी प्रेजेंट होती है, आउटर लेयर, उसके इनसाइड वाटर भी होता है, और आइस की सरफेस के ऊपर आपको वेपर्स नज़र आते हैं, कंडेंस वेपर्स। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर तीनों स्टेट एग्जिस्ट कर रही होती हैं, जहाँ पर आइस पूरी तरह से, वाटर पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट नहीं होता। तो ऑल थ्री स्टेट्स को एग्जिस्ट। नेक्स्ट, अब हम बात करने लगे हैं इंटरनल एनर्जी की। अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो स्टार्ट होने लगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे तो तभी हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ आएगा। अगर इंटरनल एनर्जी की बात समझ नहीं आएगी तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में मसला होता है, और बेसिक चीज़ों में हमें काफ़ी इश्यूज आते हैं। तो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? टाइम को भी हमने देखना है, 6:29 हुआ है, 6:29, क्योंकि इसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास है और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं होगा अगर हमने स्टार्ट किया। फिर इस टॉपिक को बजाय मैं इंटरनल एनर्जी के यहाँ पर बात करने के, मैं इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ, क्योंकि कंप्लीट नहीं होना तो फ़ायदा नहीं है इसको स्टार्ट करने का। कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप पूछें। कल हम जो क्लास होगी वो 2 आवर्स की करेंगे, और हम उसमें इसके 2 ही टॉपिक्स हैं, कोशिश करेंगे उन दोनों टॉपिक्स को हम कल वाली क्लास में कंप्लीट करें ताकि हमारा यूनिट कवर हो जाए। इतना लेंथी यूनिट नहीं है। स्पेसिफिक हीट में आप टेम्परेचर के डिफरेंस को लेते हो, तो टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में हो, सेल्सियस में हो, वो सेम है, तो दोनों में वैल्यू डिफरेंट नहीं करती। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी को बोलते हैं, और वो एनर्जी ओवर मैस है, तो जूल पर केजी उसका यूनिट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे वाला टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे वाला जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है, और 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे सेल्सियस -1 डिग्री सेल्सियस होता है, और केल्विन 255.15 होता है। एंट्रोपी मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस, इस सिस्टम के अंदर कितना डिसऑर्डरनेस है, ये एंट्रोपी होती है, और एंट्रोपी की रीजन हीट है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इफ वेलोसिटी बिकम्स 4 टाइम फ्रीक्वेंसी बिकम्स, क्वेश्चन कंप्लीट क्या है, किस मीडियम में बात कर रहे हो, तब मैं आपको इसका आंसर दूं। जी क्वेश्चन पूछ लें, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज करते हैं। जब भी स्टेट चेंज होती है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। अगर आप जो हीट प्रोवाइड करोगे वो स्टेट को चेंज कर रही होगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी को चेंज कर रही होगी, टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ये मेट्री का कॉन्सेप्ट है कि जब लेटेंट हीट इन्वॉल्व होती है तो स्टेट ने चेंज होना है, टेम्परेचर ने चेंज नहीं होना। ना कि कमेंट्स में बोलना शुरू कर दें। सब्र आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है, और जल्दबाजी जो होती है वो आपको कई दफ़ा बहुत सारे नुकसान देती है। तो जैसे लैग होना शुरू होता है वो मुझे भी पता चलता है कि लैग हो रहा है,
उसको आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, हम भी मोनीटर कर रहे होते हैं कि क्या स्ट्रीम प्रॉपर जा रही है या नहीं जा रही। अच्छा, एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, आप लोग अपना जो LMS ओपन करेंगे तो LMS में आपको कुछ चेंज नज़र आएगा। आपका जो ओवरऑल LMS है वो सब्जेक्ट वाइज कन्वर्ट हो चुका है। उसकी रीज़न ये कि आप लोग को जो LMS है, एक तो उसका यूजेज बेहतर हो जाएगा, वो जल्दी ओपन होंगे सब्जेक्ट्स, और सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रॉपरली अलाइन होंगे। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट ओपन करोगे तो सबसे ऊपर लाइव लेक्चर्स हैं, फिर उसके सारे टेस्ट हैं, और फिर उसके नीचे चैप्टर वाइज आपके पास लेक्चर्स और साथ उनके MCQs होंगे। तो जो पुराने वाला आपके पास था, जो आपका ओपन होता था एक में ही, वो आपके पास अब खाली हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई भी चीज़ ओपन नहीं होगी। मेनली अब आपने सब्जेक्ट वाइज को ही यूज़ कर रहे होना है। तो आई होप इससे आपको लगेगा कि ओवरऑल जो स्पीड है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। तो मे बी आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, तो वो आपको आइडिया हो जाएगा कि पहले वाले में और अब वाले में डिफरेंस है। तो अगर किसी ने यूज़ किया है तो वो कंपेयर करके बता सकता है कि पहले में और बाद में जो स्पीड है वो सब्जेक्ट वाइज होने से चेंज हुई है। चलिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें। बाकी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं उसको बेहतर करें। ऑब्वियसली हमारा फर्स्ट एक एक्सपीरियंस है, तो हम काफ़ी चीज़ों को ख़ुद भी सीख रहे हैं, और उस सीखने के प्रोसेस के अंदर आप लोग हमारे साथ हैं, तो आप लोगों को हम साथ साथ गाइड करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।